लिए ट्रिपल एस की जरूरत होती है। ट्रिपल एस अच्छी साधना के लिए। नंबर 1 है सीधे बैठो, स्टेच्यू बन जाओ और सिद्धि करो। बी स्ट्रेट, सीधे बैठना, एकदम स्ट्रेट, 90 डिग्री एंगल से शरीर, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वह 90 डिग्री एंगल का होना चाहिए। नंबर 2, स्टेच्यू बन जाओ, हिलो नहीं, डुलो नहीं, आगे पीछे नहीं, सांप काटे, बिच्छू काटे, चिट्टा काटे, चिट्टी काटे, न हिलना न डुलना। ठीक है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य कर्ण की गोद में सिर लेकर के सोया था, नीचे से कीड़ा काटा कर्ण को, खून बहता गया, दर्द होता गया, किंतु उसने अपनी वो गोद को, इस लैब को हिलाया नहीं। किस लिए नहीं हिलाया? अगर मैं हिलाऊंगा तो मेरा गुरु जग जाएगा। सीधे आइडिएशन। ठीक है। ऐसा स्थिर बनने का। तूफान आता है, अंधड़ आता है, कुछ भी होता है, पुतला जस का तस रहता है, न हिलता है, न डुलता है, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, ऊपर न नीचे। ठीक। अगर कोई देखे तो सोचे कि ये जिंदा आदमी है कि पुतला है। ऐसे बैठने का और फिर शुद्धियां बढ़िया से करने का। किंतु ये तीनों चीजें करने के लिए अगर शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, वाइटल एनर्जी नहीं है, तो क्या ये संभव है? वो तो बोलेगा भूखे भजन हुई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आप लोगों ने सुना होगा बाबा के पीए चैटर्जी दादा के बाद में जो बने थे वो थे अभेदानंद अवधूत, अभेदानंद जी। बाबा जब मोतिहारी गए उस समय वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। तब उन्होंने कहा कि बाबा आपने जो साधना दी है बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है साधना करने का। तो इसके लिए क्या? तब बाबा ने वहीं पर मोतिहारी में प्रौध के 5 सिद्धांत दिया था। पहली बार प्रौध की चर्चा वहां बाबा ने किया था स्टूडेंट्स के बीच में, और दूसरे ही दिन फिर यूपीएसएफ की शुरुआत की थी, यूनिवर्सल प्रौध स्टूडेंट फेडरेशन की। ठीक है। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 59 की बात है ये। तो बाबा साधना में सहायक के रूप में बाबा ने प्रौध दिया, और उस प्रौध की चर्चा आप लोग सभी जानते हैं। प्रौध के बहुत सारे क्लासेस आपने अटेंड किया होगा। उसी प्रौध का ये क्लास आज हम लोग समझने जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं लेने जा रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि इट विल बी जस्ट लाइक ए वर्कशॉप। हम लोग सब मिलकर के बाबा की इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास है कृषि विप्लव। प्रौध का क्लास जनरली अधिकांश ट्रेनर्स लास्ट में देते हैं, समय मिलने पर, और कोशिश रहती है कि समय नहीं मिले तो अच्छा है कि प्रौध का क्लास देना न पड़े। कड़वा खाना कौन पसंद करेगा? प्रौध माने कड़वा, तो मीठा सब कोई लाइक करता है, इसलिए मीठा मीठा पहले खा लेते हैं। लेकिन मेरी आदत कुछ अलग है। बाबा ने कहा भी है अगर खाना भी खाना है तो सबसे पहले क्या खाना है? कड़वा खाना है, फिर तीखा खाना है, फिर कसेला खाना है, और मीठा सबसे लास्ट में खाना है। समझ गए? तो जो हो, बाबा ने ये कृषि विप्लव जो दिया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कृषि माने, कृषि सब जानते हैं, कृषि माने खेती। ठीक है, खेती, एग्रीकल्चर, जहां अनाज पैदा होता है। और विप्लव माने क्या? विप्लव माने क्रांति नहीं, उसको कहेंगे क्रांति माने हो गया। हाँ, साधारण, मतलब ये जैसे है ना, बाबा ने अब इसमें कहा है आनंद सूत्रम में, शक्ति संपातेन गति वर्धन क्रांति ही। थोड़ी सी शक्ति लगाया, परिवर्तन आया, उसको कहते हैं क्रांति। किंतु तीव्र शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धन विप्लव। हाँ। तो जहां तक कृषि की बात है,
किसी भी चीज में परिवर्तन करने के लिए पता है 3 चीजें चाहिए, तब परिवर्तन आता है। 3 चीजें कौन सी? भूतकाल का इतिहास, वर्तमान की परिस्थिति और आगे की योजना। ये 3 चीजें जब एक साथ आती हैं तब परिवर्तन आता है, वरना नहीं आता। खाली पीछे को याद करके परिवर्तन नहीं आ सकता। हम जैसे पीछे थे वैसे ही हमको होना है, इसमें भी परिवर्तन नहीं आ सकता। वर्तमान में जैसे हैं वहीं रहने से भी परिवर्तन नहीं आ सकता। आगे बढ़ने के लिए हमारी योजना क्या है? व्हाट इज द एक्शन प्लान? तो मालिक ने इस कृषि विप्लव में ये बताने की कोशिश की है कि तुम्हारी कृषि अतीत में कैसी थी, वर्तमान में कैसी है और भविष्य में कैसी होगी। तीनों चीजों का इसमें विलय है, समावेश है। ठीक है, तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वज बहुत दिनों से कृषि करते आ रहे हैं। अब वो उतना इतिहास के गहरे खाई में नहीं जाएंगे हम लोग। अब जैसे पहले आदमी जन्म लिया तो जंगल की पत्ती कंदमूल खा करके जिंदा रहा। बाद में फिर देखा कि अरे ये पशु पक्षी है, उसको भी खा करके जिंदा रहने लगा। उसके बाद देखा कि आग सेक रहा है, एक मांस का टुकड़ा उसमें गिर गया, पक्षी गिर गया, उसको खाया तो उसको टेस्ट लगा, तो उसको इस तरीके से वो धीरे धीरे उसका टेस्ट बढ़ता गया। फिर जमीन में कोई बीज देखा, वो उगा, उसको उगत के देखा और उसका फल खाया तो अच्छा लगा। इस तरीके से धीरे धीरे कृषि जो है डेवलप होती गई। ठीक है, पर्टिकुलरली अतीत की बात जहां तक हमें करनी है, तो अतीत की बात मतलब हम गुलामी के पहले कैसे थे, ये हमें देखना। ये हमारा अतीत है। भारतवर्ष, मैंने कहा लिखा है, हमारा भारतवर्ष पता है कितने साल की गुलामी में रहा है? टोटल 800 से ज्यादा। हाँ, टोटल 800 से 800 साल से ज्यादा। हाँ, हाँ, पर्टिकुलरली मुगलों का राज रहा है और अंग्रेजों का राज रहा है। बहुत दूर नहीं जाएंगे, लेटेस्ट मुगलों का राज। और मुगलों का राज हमारे देश में, आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था 330 साल, लेकिन मेरे पास में ये गूगल से डाटा लिया मैंने। मुगल का रूल 331 साल रहा है। 1526 से लेकर के 1857 तक मुगलों का राज रहा है। उसके बाद में अंग्रेज आए। भारतवर्ष की धरती पर सबसे पहले अंग्रेज सूरत में आए। सूरत कहाँ गया? सुकेश दादा कहाँ गया? गुजरात में, सूरत में आए। वो साल था 1608, फर्स्ट इन इंडिया अंग्रेज। 1660 उसके 1608 उसके बाद में उन्होंने अपना धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया। बिजनेस करते करते इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा कर लिया। तब से उनका राज हमारे ऊपर हुआ। ये कब से कब तक रहा? 1858 तक। देखिए 1857 तक मुगलों का राज रहा है, 331 साल तक। उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक 89 ईयर्स अंग्रेजों का राज रहा है, अंग्रेजों का। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये स्वतंत्र भारत कहलाता है। तो पर्टिकुलरली कृषि के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। ठीक है, पर्टिकुलरली अंग्रेजों के। बाबा ने इस टॉपिक में अंग्रेजों की गुलामी की बात बोली है। तो अंग्रेजों के गुलाम बनने से पहले हम कैसे थे, और अंग्रेज जब यहाँ थे तो कैसे थे, और अंग्रेज जब चले गए तो हम कैसे थे या कैसे है। ठीक है, अभी है, अंग्रेज नहीं है, हमारा अपना राज है। अभी हम कैसे हैं, अंग्रेज थे तो कैसे थे, अंग्रेजों के पहले कैसे थे। ये 3 स्थिति का विवरण, और फिर आगे क्या करना है। दिस इज विप्लव, प्लानिंग। विप्लव माने क्या? पहले तो हमें जानना है
कि अंग्रेजों के पहले हम कैसे थे, अंग्रेजों के दौरान हम कैसे रहे हैं, और फिर अंग्रेज जाने के बाद में हम कैसे हैं, और अब जैसे हैं वहां से अगर हमें अच्छे होना है, अच्छे बनना है, तो आगे करना क्या है। दिस इज कृषि विप्लव। कृषि विप्लव मतलब कृषि के क्षेत्र में हमें परिवर्तन लाना है, क्रांतिकारी परिवर्तन। व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ दैट, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, तुम्हें क्या करना है उस पर, ये समझने की बात है। खुद को समझना है और समझाना है। मुझे आज ये बोलते हुए आनंद हो रहा है, हम लोगों के बीच में, हमारे मार्गी परिवार में, हमारे अपने मार्गी परिवार में एक व्यक्ति ऐसे हैं कोल्हापुर में, उनका नाम है संतोष कुशे। संतोष कुशे बहुत पुराने तो नहीं है दादा, जानते हैं ना आप, लेकिन बहुत एक्टिव हैं मार्ग में, और वहाँ के यूनिट सेक्रेटरी अभी वही हैं, और शायद मुख्य प्रधान के चार्ज में भी वही हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने रिवॉल्यूशन लाने का काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बाबा का उसमें पूरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, बाबा की बात आप करें न करें, कोई तो करेगा ही। तारक ब्रह्म जो संकल्प लेता है तो वह किसी का इंतजार नहीं करता। बोला है तुम नहीं करोगे तो मैं कुत्ता बिल्ली से कराऊंगा, और करा रहा है। सच कहूं मैं, हम लोगों को तो उसने अपना लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठा किया था। बाबा ने कहा है गुड हैव कम, बेटर आर कमिंग, एंड द बेस्ट आर येट टू कम। उसका मिशन का काम करने का ठेका हम लोगों को नहीं मिला है। ये बात सच है कि हमें जो हम कर सकते हैं वो करते चलना है। हमारा रोल उसी ड्रामा में जो है उसको हमें अदा करना है। लेकिन दिस इज फैक्ट दैट वो किसके माध्यम से क्या कराएगा। और फिर जैसे सर्कस के झूले में अलग अलग झूले वाले होते हैं और एक कंट्रोलर होता है, वो झूले से झूला मिलाता है, ये झूला वाला उसको पकड़ता है और ये झूला वाला उसको पकड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? ये सर्कस का खेल वो करता है तारक ब्रह्म, जिसकी डिटेल चर्चा हम लोग कल सुबह करेंगे, मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है यही प्रपत्तिवाद है, यही प्रपत्तिवाद। और बिना प्रपत्तिवाद के कोई भक्त नहीं बन सकता, मेरे मौला का तो नहीं बन सकता। ये अनुभव की चीज है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ। मैंने देखा है। इसलिए मैं ये बता रहा था, जो संतोष कुशे एक कंपनी है कृषि डेवलपमेंट करने के लिए धुले में, महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में धुले में, उसका नाम मुझे पता नहीं, ये गजानन अपना है, गजानन जानता है, वो उसका मेंबर भी बना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये खाद जो आया है उसको कौन सा खाद बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। ये पोटैश वगैरह वगैरह केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय युद्ध खत्म होने के बाद में बहुत सारा केमिकल बचा हुआ था, शायद जानते होंगे लगाटे दादा। उसको कैसे खपाना है, उसको खपाने के लिए उस केमिकल को डाल करके खाद बना करके उल्लू बनाया सब लोगों को। अरे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जमीन की उर्वरता खत्म हो गई। उसकी डिटेल चर्चा आगे आएगी। तो वो खाद, ऑर्गेनिक खाद, उसको नैसर्गिक खाद भी बोलते हैं, नैसर्गिक खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर। वो कैसे तैयार करना है वो कंपनी तैयार करती है, और गारंटी के साथ में वो बोलती है कि 1 एकड़ में इतना खाद प्रयोग करो, और बढ़ रहा है। भारत रत्न नहीं, मतलब कृषि
क्रांति का फर्टिलाइजर का क्या तो मतलब भारत लेवल का उनको एक प्राइज मिला है उसको। 1000 फार्मर्स को उन्होंने दिया है और उसका असर दिखाया लोगों को करा करके। तो ये है, ऐसा जो काम होता है उसको कहते हैं विप्लव। विप्लव मतलब कुछ नया, और नया ऐसा कि वो सबके काम का हो और उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद करे। तेज गति से आगे बढ़ने में जो मदद करता है उसको कहते हैं विप्लव। और धीरे धीरे गति से जो आगे बढ़ता है, जैसे ये छोटी बच्ची है, शी इज ग्रोइंग ग्रेजुअली, ये क्रांति है, ये क्रांति है। आज वो छोटी है, कल वो किशोरी बनेगी, कल वो फिर युवा बनेगी, फिर वो वृद्धा बनेगी, अडल्ट बनेगी, फिर वृद्धा बनेगी। ये जो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, दिस इज रिवॉल्यूशन। इसको तो इवोल्यूशन, ये क्रांति है। लेकिन रिवॉल्यूशन क्या है? दैट इज विप्लव। ये एक साथ धक्का मारेगा ऐसा कि बस आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी मेरे को सपना में ऐसे दिखता है, मैं जा रहा हूँ और रास्ते में कीचड़ है, तो कीचड़ को पार कैसे करूंगा? तो जानते हो क्या होता है सपना में? प्रत्यक्ष में नहीं किया आज तक, सपना में होता है मैं यहां से उड़ता हूं, दिस इज रिवॉल्यूशन। कुड यू गेट माय पॉइंट? लॉन्ग जंप। हमारा मालिक चाहता है मेरे बच्चों, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे जीवन में ऐसा ही तेज गति से परिवर्तन आ जाए। तुम यहां पर जैसे हो उस पार चले जाओगे तो तुम बदले हुए नजर आओगे। समझ? बदले हुए नजर आओगे। बाबा के एक लेक्चर में मैंने पढ़ा, जेंट्स जो तांडव करते हैं ना, तांडव में जिसका जितना पैर ऊंचा उठता है वो उतना ही बेनिफिटेड होता है। क्यों? कि दोनों पैर जब धरती पर नहीं होते हैं उस समय उसका प्रभाव ज्यादा होता है। धरती पर टच हो जाता है तो प्रभाव कम होता है, लेकिन जब पैर को बदलते नहीं हैं तो उस समय दोनों पैर हवा में होते हैं। समझ गए? तो एक धरती की तरफ जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे होता रहता है। तो ऐसे ही जो है ये तेज गति से क्रिया। अब इसको हम लोग देखेंगे, समय कम है, फिर भी मैं, आप लोग लिखिएगा नहीं और मैं भी लिखूंगा नहीं, आप लोग सुनते जाइए जरा। 1 घंटा मेरे हाथ में है अभी। मैं जानता हूं कि मैं अपना विषय पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है दाएं चलना, बाएं चलना, आगे बढ़ना, पीछे हटना और समझाना। तो जो हो, कृषि विप्लव। गुलामी के पहले हम कैसे थे, इसकी एक हल्की झलक मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये मैंने सोशल मीडिया से ही लिया है। मुझे ये जो जानकारी मिली है मुझे सोशल मीडिया से मिली है। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया में पढ़ा हो कहीं पर तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है तो फिर सुन लीजिए। भारत के सच्चे इतिहास की एक हल्की झलक, ये इसकी हेडिंग है। इस हेडिंग से अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा है सोशल मीडिया में तो अच्छी बात, और नहीं तो आप आगे सुनिए। अंग्रेजों का गुलाम बनने से पूर्व भारत के आर्थिक समृद्धि के इतिहास की एक हल्की झलक। ये जो भारतवर्ष कभी विश्व का विश्व गुरु रहा है, यूं ही नहीं, ये हर मायने में समृद्ध था। खाली अध्यात्म में नहीं, कृषि में भी समृद्ध था, अर्थनीति में भी समृद्ध था, उद्योगों में भी समृद्ध था, हर चीज में दुनिया से अव्वल था, नंबर 1 था। सुन लीजिए आगे क्या करता है ये लेख। भारत के गांवों में जरूरत के सभी सामान तैयार होते थे, शहरों से सिर्फ नमक आता था। पहला पॉइंट। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे, ये पॉइंट्स अच्छे लगे, तो ये 3-4 पन्ने का ये आर्टिकल है, आप लोग अपने मोबाइल में इसको कैद कर लीजिएगा और घर में बैठे बैठे इसका अध्ययन कीजिएगा।
मैं लिखने में यहाँ समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप भी लिखने में समय बर्बाद मत कीजिएगा, जितना समझ सकते समझिए। और वो बार बार अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने आप को पिकअप करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि मालिक के मिशन का काम करने के लिए मैं भी कुछ कर सकूं, तो उनके लिए कहूंगा मैं, बाद में इसका आप लोग अपने कैमरे में कैद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, जितनी जरूरत की सारी जरूरत की चीजें नमक को छोड़ करके, नमक केवल शहर से आता था क्योंकि वो समुद्र में, समुद्र सब जगह है क्या, कहीं कहीं शहरों में है, वहां नमक बनता था, इसलिए नमक खाली गांवों में आता था, बाकी जरूरत की सारी चीजें। और आज सब जानते हैं, सब शहरों से गांव में जाता है। नंबर 2, गांवों में लगभग 36 तरह के उद्योग धंधे चलते थे, 36 तरह के उद्योग धंधे एक गांव में, जिनमें करीब 2000 प्रकार के प्राथमिक उत्पाद तैयार होते थे। 36 उद्योगों में 2000 तरह के प्राथमिक उत्पाद, जरूरत के सामान तैयार होते थे, जिसे 18 प्रकार के कारीगर जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। गांव में पहले मैंने तो देखा है, मेरे मम्मी पापा कभी किसी लेबर को, किसी को पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे। किसके बदले में अनाज देते थे? वो हमें, उन्हें कुछ देता था, ये उनको कुछ अनाज देते थे, आदान प्रदान होता था। उसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले में वस्तु देना। तो ये कौन लोग हैं? जुलाहा, बुनकर, धुनकर, तेली, कुम्हार, बढ़ई, कढ़ई, ये सब इस प्रकार के 18 लोग होते थे। 18 लोग ये सारा सामान तैयार करते थे और एक दूसरे को मदद करते थे, इतना कोऑपरेशन होता था। नंबर 3, भारत की फसल, एग्रीकल्चर की फसल, भारत की फसल यूरोपीय देशों की तुलना में प्रति एकड़ 3 गुना ज्यादा थी। उस समय कौन सा केमिकल था भैया? कुछ नहीं। दिस ओल्ड बॉय इज ए सन ऑफ फार्मर। मैंने सब काम किया है, मेरा बचपन खेती करने में, अभी भी सारा काम जानता हूँ खेती का, बीज बोने से लेकर के मरनी तक सब काम जानता हूँ, किया है मैंने, करवाया है मैंने। उस समय ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था मेरे बचपन में, ये बाद में आया जिसने बर्बाद किया है। 3 गुना ज्यादा था। यूरोपियन देशों में जो अनाज पैदा होता है उसका 3 गुना ज्यादा भारत के गांव में होता था। नंबर 4, भारत का सामान दुनिया के बाजार में 33% बिकता था। एक्सपोर्ट 33%, दुनिया के जितना एक्सपोर्ट सामान होता है उसका 33% हिस्सा भारत का, अकेला भारत का। फिर भारत में तैयार लोहा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। स्टील सर्वश्रेष्ठ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के आसपास लोहे के लगभग, कहां गया चंदू? गया सरगुजा कभी? तुम्हारे छत्तीसगढ़ की बात आ गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लगभग 1000 लोहे के कारखाने थे। 1000। फिर हाईटेक उत्पाद समझा जाने वाला स्टील भारत में 3000 वर्षों तक बनता रहा। 3000 वर्षों तक। ये गुलामी कब से? अंग्रेज मुगलों की 331 और इनकी 89 अंग्रेजों की, लेकिन वो 3000 साल से बनता रहा। भारत का कपड़ा विदेशों में सोना के वजन के बराबर तौल में बिकता था, तौल में। और आगे का पॉइंट देखिए, भारत के गांव में लोगों के घरों में सोने के सिक्कों के ढेर पाए जाते थे। जैसे अनाज के ढेर लगाते हैं वैसे सोने के सिक्कों के ढेर लगते थे, जिन्हें वे गिन कर नहीं बल्कि तौल कर रखते थे। इसलिए भारतवास सोने की चिड़िया। बात समझ में आ रही है? यूं ही नहीं कहा किसी ने भारत को सोने की चिड़िया। तौल करके रखते थे सोना, तौल करके, गिन करके नहीं, और देते ही तो ऐसे तौल करके। अच्छा, भारत में इतनी अधिक समृद्धि थी कि मंदिर भी सोने के बनवा दिए जाते थे। इसलिए सारनाथ के टेम्पल को कितनी बार दिखा? 17 बार, फिर भी सोना पूरा नहीं दिख पाया।
जहाज के जहाज भर करके अंग्रेज ले जाते थे इंग्लैंड, जहाज के जहाज, बड़े बड़े जहाज भर करके ले जाते थे। वो भी मेरे पास में सारा रिकॉर्ड है, यहाँ नहीं है, पटना में है। कब कितना सामान उन्होंने वो लेके गए हमारे इंडिया से, वो सारा मेरे पास डिटेल है। यही सब मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, क्या करूँ, आदत है, तड़प है कुछ करने की। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किंतु आज भारत की स्थानीय दयनीय अवस्था देखकर एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है। ये प्रश्न आप लोगों के मन में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे मन में उठता है। पता है क्या सवाल? गए कहा वो दिन, कौन से दिन? ये दिन। गए कहा वो दिन, रहते थे हम सुख चैन से, क्यों आ गए हम मजबूरी से। खाने की मजबूरी, कपड़े की मजबूरी, दवा की मजबूरी, गरीबी की मजबूरी, मजबूरी में मर रहे हैं। और उस समय चैन, सुख चैन से जीते थे। कहाँ गए ये दिन? चलिए अब पता करते हैं कहाँ गए वो दिन। ठीक है। अब प्राचीन युग में क्या होता था, मैं ज्यादा डिटेल में पॉइंट को टच करता जा रहा हूं। प्राचीन युग में मतलब ये मुगल और अंग्रेज आने के पहले श्रम की जो व्यवस्था थी, मतलब अर्थनीति की व्यवस्था थी, वो श्रम विभाजन व्यवस्था थी। जैसे श्रमिक, कृषक, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, तेली, माली, जुलाहा, बुनकर, भुनकर, वैद्य, किरानी। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था थी। और उस समय ऐसा रिवाज था कि जो जिसका बेटा होता था वह वही अपना पैतृक धंधा करता था, पैतृक धंधा करता था। सच बताऊं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मेरा लौकिक पप्पा मुझे बोलता था सन्यासी बनने से पहले, बेटा अपने खेत में तो सब चीज होता है, अनाज होता है, धान होता है, दाल होती है, गेहूं होता है, चना होता है, साग सब्जी होता है। क्योंकि नाले के किनारे, नदी के किनारे खेत था, सब 12 महीने सब कुछ होता था। तेरे लिए एक दुकान लगा देता हूँ गांव में, क्या करेगा पढ़ करके? तू पढ़ना लिखना छोड़, मैट्रिक पास किया ना, बहुत हो गया। अब तेरे लिए दुकान लगा देता हूँ और तू अपनी खेती किसानी करना, और अपना खेती किसानी में जो माल होता है वो दुकान में बेचना, तुमको पैसा मिलेगा। खाने पीने के लिए खेती से मिलेगा और ऊपरी खर्चा के लिए दुकानदारी से मिलेगा। मंजूर नहीं हुआ। किसान चाहता है मेरा बेटा किसान ही बने, ये उस समय की मानसिकता थी। सोनार चाहता था मेरा बेटा सोनार बने, और बनता था। ये श्रम व्यवस्था थी। ठीक है। अब आजकल क्या होता है, सुपर दादा कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन बेटा बन गया इंजीनियर। गलत कह रहा हूं? ये सब वर्तमान की स्थिति। चलिए, प्रत्येक के काम का मूल्य अर्थनीति के सामूहिक विकास के समान था। अर्थनीति का सामूहिक विकास, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सब आपस में मेलजोल करके रहते थे। इसे सामवायिक प्रतिष्ठामूलक व्यवस्था कहते हैं। सामवायिक मतलब कोऑपरेटिव, एक दूसरे के सहयोग से चलना। ठीक है। फिर इसी कारण स्थितिस्थापक अर्थनीति विद्यमान थी। यही कारण था कि स्थितिस्थापक मतलब जैसी की तैसी व्यवस्था बनी रहती थी, वो खराब नहीं होती थी। जो जैसा है वैसा ही, अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। तो ये अभी तक जैसे अच्छा मैंने आपको सुनाया, ये अच्छा इसलिए रहा कि सम व्यवस्था श्रम पूरक थी। अब उसके बाद में आया वैदिक युग। वैदिक युग मतलब वेदों का युग समझ लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, अर्थव्यवस्था वर्णाश्रम की भित्ति पर निर्भर हो गई। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण है। कौन से? शूद्र, फिर क्षत्रिय, वैश्य और विप्र और वैश्य। ठीक है, ये 4 वर्ण है। तो ये वर्णाश्रम पर आधारित व्यवस्था हो गई। तो जो जिस वर्ण का होता था उसी वर्ण का काम अपना करता रहा। ठीक है। जैसे एक विशेष शाखा कृषि का कार्य करती थी, बाकी अन्य कार्य करते थे। एक विशेष शाखा
कृषि कार्य में व्यस्त रहती थी, बाकी लोग अपना अपना काम करते थे। सभी मिलकर आज की तरह कृषि क्षेत्र में भीड़ नहीं जमाते थे। आज जैसे 70-75% लोग कृषि पर निर्भर है अपने पेट के लिए, पेट का खड्डा भरने के लिए। ऐसा नहीं था उस समय, बहुत कम लोग, 30-40%। सभी मिलकर के आज की तरह कृषि के क्षेत्र में भीड़ नहीं जमाते थे। यह वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तराधिकारी सूत्र से आबद्ध थी। उत्तराधिकारी मतलब बाप वैश्य है तो बेटा भी वैश्य, बाप अगर विप्र है तो, है ना। अब जैसे बहुत से लोग अभी भी चल रहे हैं, जैसे देखे पुणे में कुछ नाड़ी वैद्य हैं, ये नाड़ी वैद्य को जाधव गुरु जी को छोड़ दिया जाए, कभी पाटन कर जी यहाँ पर है, तो ये अधिकांश से ब्राह्मण लोग जो है ना वो अपने बाप दादा से जो है ना सीखते हैं, बचपन से ही उसी में लग जाते हैं। ये होता है बिजनेस वाले, पर्टिकुलर बिजनेस जो करने वाले लोग होते हैं, भले ही घाटा सहन करेंगे लेकिन बेटा बेटू को पहले सिखाएंगे और उन्हीं से आगे बढ़वाते हैं। तो ये सब चलता रहा। यह वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तराधिकारी सूत्र में आबद्ध थी। फलस्वरूप अर्थनीति में भारसाम्य हानि की संभावना कम थी। भारसाम्य मतलब जो अर्थनीति का क्या बोलेंगे उसको, हाँ प्रमा, बैलेंस बना रहता था। ठीक है, अच्छा। जैसे कृषि कार्य भी तब खूब पारदर्शिता के साथ होता था। जैसे समयानुसार फसलों की खेती होती थी, व्यापक कृषि कार्य हुआ करते थे, छोटे बड़े उभय प्रकार के खेत खलिहान हुआ करते थे, उर्वरक आदि का प्रयोग होता था, फसलों के रोग निवारण की व्यवस्था थी, नदी नाले काटकर जल सिंचन की व्यवस्था थी, कृषि कार्य के लिए उपयोगी पशुपालन था, जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि का आयतन बढ़ाना, यह सब होता था। आगे सुनिए। प्रभुति विषयों में राजा स्वयं मनोयोग देते थे। उस समय जो राजा थे, गुलामी के पहले राजा थे कि नहीं, तो वो राजा भी जो है उसमें मनोयोग देते थे। जो जमींदार खेती न कर सकने के कारण भूखंडों को आकर्षित छोड़ देते, उनसे जमीन लेकर के जो खेती कर सकते उन्हें मौका देना आदि उस समय के राष्ट्र का कर्तव्य था, राजा का कर्तव्य था। आकर्षित मतलब बहुत से ऐसे जमीन के टुकड़े हैं बिना जोत के लोग छोड़ देते हैं। जोतेंगे तो कुछ तो होगा, अरे धान नहीं होगा तो बाजरा तो होगा, मक्का तो होगा, लेकिन वो भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता था उस समय, वो उसको दे देते थे करने के लिए जो कर सकता था। इसलिए उत्पन्न खूब होता था, भरमार उत्पन्न होता था, क्योंकि आकर्षित नहीं रहती थी जमीन। इस तरीके से था। अभी भी रहती है जी, अभी भी रहती है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, उससे कोई मदद नहीं करते हैं। अब ये सारी बातें कब की हैं? अंग्रेज लोगों के पहले की। अब अंग्रेज आने के बाद में क्या हुआ देखिए। अंग्रेजों के भारत आने के बाद अर्थनीति का ये भारसाम्य नष्ट हो गया, प्रमा बिगड़ गया। कारण क्या रहा प्रमा बिगड़ने का? लगाटे दादा, तुम्ही बाहेर गेला होता तेव्हा मी एवढं सांगितलं की हे अंग्रेज लोग अपने देश में आने के पहले हम बड़े संपन्न थे, लेकिन अंग्रेज आ गए अब कैसे विपन्न होते जा रहे हैं, इसका कारण बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है। कारण नंबर 1, देशीय कृषि या शिल्प की उन्नति के लिए ब्रिटिश सरकार सर्वथा उदासीन थी, अनइंटरेस्टेड। कोई इंटरेस्ट नहीं था सरकार का, कृषि का विकास करना है, उद्योगों का विकास करना है, कोई नहीं। उन्होंने इसके लिए कोई परिकल्पना नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि नूतन शिक्षा व्यवस्था का प्रवर्तन किया। यहां पर एक बात बताता हूं मैं। अंग्रेज लोग जब शुरू में आए, आपने मैकेले का नाम सुना होगा। मैकेले यही शिल्पकार है अंग्रेजों की। इसने अंग्रेजों को मैंने राज शुरू करने से पहले, गुलाम बनाने से पहले, भारत को अगर गुलाम बनाना है तो पहले स्टडी तो करना पड़ेगा। ये बंदा भारत के कोने कोने में घुमा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और सब जगह गांव गांव में जाकर के उसने देखा कि किसी घर में ताला नहीं, किसी घर में झगड़ा नहीं, किसी घर में गरीबी नहीं, किसी घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, सबके सब, और कोई पुलिस नहीं। अरे झगड़ा नहीं तो पुलिस नहीं, चोरी नहीं तो पुलिस नहीं, ऐसी व्यवस्था देखा उसने। तब उसने कहा मुश्किल है,
मुश्किल है, भारत को गुलाम नहीं बना सकते। अरे नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, यहाँ की शिक्षा नीति। पता है उस समय कौन सी शिक्षा नीति थी? गुरुकुल की। और आपको मैं बता दूं, भारतवर्ष में जितने गांव थे उतने ही गुरुकुल थे। 200 से लेकर के 2000 तक हर गुरुकुल में स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था थी। अभी ये शिक्षा का पॉइंट आया है ना अंग्रेजों का, इसलिए मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको। और यूनिवर्सिटी में उस समय 50 सब्जेक्ट कब 50 सब्जेक्ट उस समय पढ़ाया जाते थे, 50 सब्जेक्ट। अभी भी एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, न से कोई नाम है वो, निवाई में। वहां लड़कियों को घोड़सवारी कराई जाती है, घोड़सवारी करती हैं वहां लड़कियों को, न जाने क्या क्या कराया जाता है। और हम जब बच्चे थे तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में एनसीसी की पढ़ाई होती थी। सुबह दादा आपने पढ़ा है एनसीसी का? नहीं दादा, आपने किया है? नहीं किया दादा। किया है ना? आजकल होता है क्या, कैंप किया है, बस भी चला है। मल्टीफेरियस। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य केवल अपने बच्चों को धनुष्य बाण की शिक्षा नहीं देते थे, हर तरह की शिक्षा मिलती थी, हर तरह की। व्यक्ति को स्वावलंबी कैसे बनाना है, तो ऐसी एजुकेशन व्यवस्था थी। तो इसने कहा कि ये जो एजुकेशन बैकग्राउंड है भारतवर्ष की उन्नति का, समृद्धि का, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसकी कमर तोड़ने के लिए इसने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। पहले स्वावलंबी स्टूडेंट्स तैयार होते थे, नई शिक्षा ऐसी लाए कि क्लर्क तैयार होने लगे। क्लर्क माने उनके गुलाम तैयार होने लगे। तो सुनिए आगे, बल्कि नूतन शिक्षा व्यवस्था का प्रवर्तन किया, फलस्वरूप किरानी वर्ग के लोग तैयार होते गए। किरानी माने बाबू, क्लर्क, ठीक है। अब आईटी बाबू बन रहे। हाँ, आईटी बाबू। हाँ। अब देखिए, इन्हें ब्रिटिश सरकार अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के काम में लगाती। लोगों ने अपने पैतृक पेशा का परित्याग कर ब्रिटिश शासन के विभिन्न पदों में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। बाप का पेशा किसानी का बेटे ने छोड़ दिया, बाबू बन गया, और सहायता किसकी करने लगा? ब्रिटिशों की। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला करके उन्होंने भारत के लोगों को गुलामी की मानसिकता बनाने में तैयार किया। अब ये उन्होंने किया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसके फलस्वरूप कृषि व्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। देशीय शिल्प उद्योग तो थे, धीरे धीरे नष्ट हो गए। जैसे तात शिल्प मतलब कपड़ा उद्योग। भारत का कपड़ा, आप लोगों ने सुना होगा, अंगूठी में से एक थान पूरा निकल जाता था। उनके अंगूठे काट लिए गए थे, समझिए, अंग्रेजों ने किया था। मृत शिल्प, आप लोगों ने मृत शिल्प मतलब मिट्टी का शिल्प। मिट्टी के बर्तन में खाना खाया है? बंदे ने खाया है बचपन में। मेरी मम्मा मिट्टी के बर्तन में चावल बनाती थी, मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाती, मिट्टी के तवे पर रोटी सेकती थी और मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थी। मुझे याद है, क्या स्वाद था उसका। सारा खत्म। एक कलाई वाले बर्तन मंगवाया, कहां से? ब्रिटेन से। वहां का धंधा यहाँ चलाना, वहां का उत्पाद यहाँ खपत करने के लिए उन्होंने सारे शिल्प यहाँ के खत्म कर दिया। कृषि शिल्प, उद्योग शिल्प, सारे शिल्प खत्म किया और अपना माल यहाँ पर बेचना शुरू किया। परिणाम हुआ ये। इस तरह आधुनिक यंत्रों के व्यवहार के कारण पुराने शिल्प क्षतिग्रस्त हो गए। इसके फलस्वरूप लोगों ने धीरे धीरे अपने पेशा का परित्याग कर कृषि कार्य में भीड़ लगानी शुरू कर दी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव और भी बढ़ता गया। जमीन का हिस्सा बंटवारा बढ़ता गया। धीरे धीरे समस्त कृषि योग्य जमीन छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गई। फलस्वरूप उत्पादन का अनुपात भी कम होता गया। बाहर से खाद्य सामग्री मंगाकर खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था शुरू हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय खाद्य पदार्थों का आयात प्राय बंद हो गया।
खाद्य समस्या और भी जटिल हो गई। परिणाम स्वरूप राशन पद्धति चालू की गई। ये उसका परिणाम है, अंग्रेजों की शिक्षा का परिणाम है। समझ गए? तो ये तो हुआ अंग्रेजों के समय, आप लोगों ने समझ लिया। अब 89 साल तक ऐसा ही चलता रहा। 1947 में अंग्रेज चले गए। उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद में, ब्रिटिशों के चले जाने के बाद भी भारतीय अर्थनीति की स्थिति और भी बदतर हो गई। 1947 में 145 लाख लोगों को राशन के प्रभाव में आना पड़ा। फलस्वरूप कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और दुर्नीति आदि में क्रमशः वृद्धि हुई। सरकार ने हठात इस खाद्य नियंत्रण पद्धति को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप खाद्य मूल्य अत्यधिक बढ़ गया। फलस्वरूप फिर से खाद्य नियंत्रण पद्धति चलानी पड़ी। बाद में नेताओं ने उत्पादन बढ़ाओ, ग्रो मोर फूड कैंपेन का नारा दिया, परंतु यह प्रयास भी निष्फल हुआ। कारण, इस पद्धति से कृषि योग्य भूमि के उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि व्यवस्था में परिवर्तन न कर वनों और जंगलों को काटकर भूमि का परिमाण बढ़ाने की चेष्टा की। परिमाण तो बढ़ाया, परंतु वह भूमि कृषि योग्य होगी अथवा नहीं, इस पर विचार किए बिना ही भूमि के आयतन वृद्धि में कोई फल नहीं मिलता। अधिकांश भूमि सिंचाई व्यवस्था की सुविधा न रहने के कारण कृषि कार्य असंभव होता गया। अब परिणाम क्या हुआ? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने दायित्व के पालन की अवहेलना करने का मौका मिला। देश की शासन व्यवस्था की नीति के कारण किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भ्रष्ट व्यवसायीगण भारत में कृषि व्यवस्था को अर्धमृत खाद्यान्न समस्या को बढ़ाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति की अपचेष्टा करते जा रहे हैं। इसलिए भारत की वर्तमान कृषि व्यवस्था इतनी दुर्बल है। तो धीरे धीरे कृषि डगमगाने लगी। फिर शासन प्रणाली जो है भारत की, इसने भी ध्यान नहीं दिया। दिस इज व्हाट बाबा वांट्स टू से। शासन ने अगर शुरू से ध्यान दिया होता, शासन ने अपने अतीत का थोड़ा अध्ययन किया होता, जैसे आज थोड़ा सा अध्ययन ये करने जा रही कौन? नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन लाया है, लेकिन ये नगण्य है। ये प्रभु के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। लोगों को दिखने में लगता है कि बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा, आवाज कम पड़ रहा है क्या? अच्छा, ठीक। अच्छा, अब जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, प्रमाद जो बिगड़ा हुआ है, इसको बंद करो। हाँ, बंद करो। हाँ, बस हो गया। ये हल्का है। हाँ, बहुत अच्छा। मालिक ने सबसे पहला उपाय क्या दिया है? ये जो कृषि का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हमारी अर्थनीति का, ये जो अमीर से गरीबी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। व्हाई? इसका कारण है कि हमारी जो अर्थनीति है उसका प्रमा डामाडोल है। उसके लिए बाबा ने क्या कहा? अर्थनीति का प्रमा कैसे होगा? कितने लोग किस क्षेत्र में होंगे? प्रभु के हिसाब से अर्थनीति का भार कम में, कृषि में 40%, 40, इससे ज्यादा नहीं, भले कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। मैं मोटा मोटी एवरेज बता रहा हूं। कृषि आधारित शिल्प, कृषि आधारित मतलब जो उत्पन्न होता है उस उत्पन्न पर आधारित शिल्प, जैसे चावल होता है तो चावल, धान से चावल बनाना, फिर चावल का आटा बनाना, ठीक है, या गेहूं होता है तो गेहूं का फिर दलिया बनाना, सूजी बनाना, आटा बनाना। ये जो कृषि उत्पन्न पर, मूंगफली होती है या फिर सरसों होता है तो उसका तेल बनाना, ये उद्योग, ये है कृषि आधारित शिल्प। ऐसे शिल्पों पर 20%। फिर कृषि सहायक शिल्प, अब ये जो उत्पन्न होता है उसको लेने के लिए हमको हल चाहिए, फावड़ा चाहिए, खाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारी साधन सामग्री चीजें जो उत्पादन बढ़ाने में मददगार होती है,
इसको कहते हैं कृषि सहायक शिल्प, इसमें 20%, 40, 20, 20 कितना हुआ 80, बचा कितना 20। ये 20 किसमें हो जाएगा, व्यापार में 10 और नौकरी में, नौकरी पेशा में 10। अगर समझ में, ये बाबा ने कहा कि इसी हिसाब से अब मान लिया कि कहीं पर कृषि कम है, वहां खनिज ज्यादा है, जैसे उड़ीसा में धान की खेती कम है, खनिज ज्यादा है, तो वहां ये जो 40% धान का है ये 20% हो जाएगा और खनिज के लिए 20% चला जाएगा उसी प्रपोर्शन में। आएगा समझ में, लेकिन ये बैलेंस बना रहेगा। ये अब इसकी चर्चा करने में कोई वो नहीं है। हमारी सरकार ने, स्वतंत्र भारत की सरकार ने क्या किया, तो पर्टिकुलरली आप लोग सभी जानते हैं, पूंजीवाद था, साम्यवाद था, दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थ व्यवस्था बनाई और उसका भी प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि चीन में जो है बहुत अच्छा चल रहा है, चलो चीन के आधार पर हम अपना कृषि विप्लव लाते हैं, कृषि का उत्पन्न बढ़ाएंगे और फिर जो है बंटवारा भी जो है, जैसे वहां पर हर आदमी को कृषक का दर्जा है, वैसे यहाँ पर भी हर व्यक्ति को कृषक बनाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से ये नीति आती रही, लेकिन कार्यान्वित नहीं हुई, और कहीं हुई भी तो एक बाप के 5 बेटे हैं, बाप का जमीन 5 बीघा है, तो बेटों में बंटवारा हुआ तो 1-1 बीघा आ गया, बीच में मेड़ बनती गई, उपजाऊ जमीन घटती गई, उत्पन्न घटता गया। इस तरीके से ये सब परिवर्तन होता गया। और भी गरीब बनते चले गए और गर्भ में जाते चले गए। ठीक है, तो यही बाबा यहाँ कहते हैं कि चीन की परिस्थिति अलग थी, भारत की परिस्थिति अलग थी। चीन का नियम भारत में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, अब वर्तमान स्थिति, ठीक है, आधा घंटा मेरे हाथ में है। हमने कृषि का अतीत देखा, हमने कृषि का वर्तमान देखा, अब कृषि का भविष्य देखना है। भविष्य किसके हाथ में है? बोलो बोलो बोलो। हमारे हाथ में है, प्राप्तिष्ठों के हाथ में है, सद्विप्रों के हाथ में। सीधे शब्दों में इनके हाथ में है, सद्विप्रों के हाथ में, सद्विप्र हाथ में। बाबा का यही आदेश है हम सबके लिए, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, तुम सबको सद्विप्र बनना पड़ेगा, समाज की सेवा सद्विप्र बनकर के करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम वी ऑल। हमसे उनकी यही कितनी बार आशा है। मेरे पास में बाबा का वो कोटेशन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, अगर मिला तो। हाथ जोड़ करके बाबा हम सबको निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके। दुनिया का मालिक अपने गुलाबों को हाथ जोड़ करके बोलता है, क्योंकि अपने बेटे बेटियों का कल्याण चाहता है। इसलिए बाबा के संकल्प के साथ में हमें एक रूप होना पड़ेगा, और इसलिए हमें बाबा ने जो हमको करने के लिए कहा है उसको करने में लग जाना पड़ेगा। निठल्ले घर में बैठना नहीं है। जो जितना कर सकता है, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी सही। अरे नहीं, हनुमान का योगदान तो ये छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी का योगदान तो दे सकते हैं ना इस महापुण्य में। ये तो अब प्रभुत्व की कृषि नीति कैसे होगी? हियर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्राउड एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि नीति। अब मैं पॉइंट्स बताऊंगा, थोड़ा सा कहीं जहां जरूरत होगा वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कृषि विप्लव का। पता क्या है? बाबा बोलते हैं कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। नंबर 1, द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम विद दिस पॉइंट। इस पॉइंट से उसकी शुरुआत हो रही है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। जैसे उद्योगपति अपना माल तैयार करते हैं और उसका मूल्य भी स्वयं तय करते हैं, वैसे ही किसान को उसका मूल्य तय करने का अवसर मिलना चाहिए। अब इसके 6 पॉइंट्स हैं। औद्योगिकरण, कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे तो क्या होगा?
क्या होगा उद्योग का दर्जा देने से? सुन लीजिए, कृषि उत्पादन की कीमत निर्धारण करने का अधिकार होगा। समझ, अधिकार होना, किसानों को मिलेगा ये अधिकार। कृषि भूमि में उत्पादकता के अनुसार उत्पादन करने का अधिकार होना। कृषि भूमि में उत्पादकता के अनुसार किस भूमि में क्या हो सकता है वही वहां वो करने का अधिकार किसान का होगा। सरकार नहीं बोलेगी कि हमको ये इसका चीज कमी है तो इसको पैदा करो ना। जहां जो चीजें पैदा होती हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। बाबा ने कहा विदर्भ में गन्ना नहीं हो सकता क्योंकि वहां पानी की किल्लत होती है। गन्ना कहाँ होता है? सह्याद्री में होता है, महाराष्ट्र में, इधर इस बेल्ट में, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, गन्ना ही गन्ना भरा पड़ा है, गन्नों के खेत, बड़े बड़े गन्ने के खेत। किंतु विदर्भ में गन्ना इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। तो बाबा ने कहा साखर तो सबको खानी ही पड़ती है, तो वहां से सह्याद्री से साखर क्यों लाओगे? तुम वहां पर बीट, शुगर बीट लगाओ, उसकी खेती करो। ये इस तरह का, हाँ, ये किसानों को इसका अधिकार होगा। नंबर 3, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन करना। वैज्ञानिक पद्धति से, सब वैज्ञानिक लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं विज्ञान का कैसे प्रयोग करना है। कृषि में सुधार लाने के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना, रिसर्च। बाबा ने, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन प्राउड में एक डिपार्टमेंट है जिसका हेड यही बूढ़ा बच्चा है, प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका नाम है PRI। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरे मौला तूने दिया तो है रे, लेकिन हम ऐसे मूर्ख है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। ये PRI नहीं, ये प्राउड का इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है ना, उसकी ये विंग है। क्योंकि रिसर्च का काम कौन करेगा? पढ़ा लिखा होगा वही ना करेगा। तो इसमें कौन होंगे पता है? जो एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट होंगे वो एग्रीकल्चर में जाएंगे। वैसे ही जो दूसरे स्पेशलिस्ट होंगे वो अपने अपने मेडिकल में। ये PRI का काम है। लगा दे दादा। आज सुना दादा आपको कहाँ जाना है? आप इसको ले लीजिएगा ना पूरा, इसी को नहीं, ये बहुत काम की चीज है जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया और यही इसी कमरे में बंद होकर के मैंने तैयार किया अभी यहाँ आकर के। आप लोगों को समझ गए ना? जबकि मेरा सारा स्टडी मटेरियल, इसको मैं और अच्छा कर सकता था। मेरा सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल पटना में पड़ा हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि मुझे शिमला का क्लास ले, तो मैं वहीं से तैयारी करके आता तो और डिटेल में क्लास दे सकता था आप लोगों को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी तो बाबा का इसमें अभी बहुत सारे एड करने की है, वो आपको सोचना पड़ेगा। ये तो खाली आपको करने के लिए चालना दे रहे हैं, ये समझ गए? ये इसके आगे बहुत कुछ रिसर्च करना है, इसलिए मैं बताया आपको। हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करना पड़ेगा। तो कृषि में सुधार लाने के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना, कृषि कार्य के लिए आवश्यक ऋण की सहज उपलब्धता होना, अगर ऋण चाहिए तो सहज उपलब्धता हो, ऐसा होना। कृषि भूमि की खरीदी में उद्योगपतियों की मनमानी न होना। उद्योगपति रोड के पास में जमीन जबरदस्ती से खरीद लेते, सरकार से बोल करके खरीद कर लेते, होता है कि नहीं आजकल ऐसा? ये सब नहीं चलेगा। पटना में नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, पूरी खेती में पुणे में भी वही हो रहा है ना? ये नहीं होना है, नहीं होना है। क्या करें, दुनिया को पता ही नहीं है कि जो हम मकान बांध रहे हैं ना, कल इसमें रहने वाला नहीं मिलेगा। 1/3 का पॉपुलेशन रहेगी, 1/3 कहाँ से आदमी आएंगे? ये घर में एक आदमी रहेगा, मियाँ इस घर में तो बीबी उस घर में, बच्चा उस घर में तो बच्ची उस घर में, बाप उस घर में तो माँ उस घर में, सब अपने अपने अलग अलग रहेंगे। एक कॉमन मेस रहेगा, समय पर खाएंगे और खूब साधना करेंगे। समय आएगा ऐसा, अब बने हुए हैं तो उसको यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो यह हुआ कृषि का औद्योगिकरण, ये कृषि विप्लव का पहला पॉइंट है। नंबर 2, कृषि का सहकारीकरण। व्यक्ति की अभी कृषि है, ये व्यक्तिगत कृषि नहीं चलेगी, सहकारिता के आधार पर चलेगी। जितनी भी कृषि है, सारी की सारी कृषि, मैं इसके सारे डिटेल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सहकारीकरण 3 क्षेत्र में होगा।
वो कौन सा? नंबर 1 कृषि सहकारिता, मतलब ये जो कृषि लैंड है वो सहकारिता पर चलेंगे, कोऑपरेटिव पर चलेंगे। नंबर 2 प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, उत्पादक सहकारिता, ये भी सहकारिता का, ये एक आदमी की कोऑपरेटिव नहीं होगी, है ना। अब जैसे ये माल है, गिमाल, एक आदमी ओन कर रहा ना, ऐसा नहीं होगा, मालिक 1000 प्रोडक्ट। बिल्कुल। फिर ये उत्पादक सहकारिता में 3 तरह के उत्पादन होंगे। कृषि आधारित सहकारी उद्योग, जो मैंने पहले बताया आपको, अनाज पर आधारित। कृषि सहायक, ये ट्रैक्टर है, फावड़ा है, कुदाल है, खाद है, इस पर आधारित, ये सब सहकारी उद्योग होंगे। और गैर कृषि उत्पाद आधारित सहकारी उद्योग, गैर कृषि खनिज पर आधारित, ठीक है। ये 3 तरह के उद्योग जो चलेंगे, ये सारे के सारे उद्योग, आज टाटा बिरला का नहीं रहेगा, कोई प्लांट नहीं रहेगा, सबका कॉमन रहेगा, है ना। अब इसकी डिटेल चर्चा तो इसमें नहीं कर सकता मैं। वो कोऑपरेटिव जो है ना, दादा समन्वयानंद जी, पहले उनका नाम शिवानंद जी था, दादा जान दो लगा देता, उनकी कोऑपरेटिव पर किताबें हैं दादा, उसको पढ़ना पड़ेगा हमें डिटेल में, और उसका क्लास करना पड़ेगा, वर्कशॉप करना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं, मैं रोता हूं कि भारतवर्ष के गांव गांव, गली गली और हर जागृति में जा करके मार्गियों को इकट्ठा करके, फिर नॉन मार्गियों को इकट्ठा करके उनको समझाए और वर्कशॉप करा करके कि दिस इज द प्लान, दिस इज द वे टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, समझाना और आगे बढ़ना। तो ये, और नंबर 3 है दादा उपभोक्ता सहकारिता, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव। ये भी कहीं पर भी व्यक्ति का कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा तो क्या, चाय की दुकान, पान की दुकान और थोड़ी मिठाई की दुकान, बस यही, बाकी नहीं जाएंगे ना, बाकी सब कोऑपरेटिव चलेगा, ठीक है। अब ये मजेदार पॉइंट है, कृषि का सामाजिकीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ लैंड, सोशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बोलते बोलते थोड़ा सा गला मेरा सूख रहा है, ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये मजेदार चीज है, ये अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, आनंद मार्गियों में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। जिसने प्रभुत्व का थारोली अध्ययन किया होगा 21 खंडों का, वही इसको जानता होगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। अब सुनिए, कृषि का समाजीकरण, प्रभुत्व 4 महत्वपूर्ण क्रमिक चरणों में सभी कृषि योग्य भूमि का समाजीकरण चाहता है। व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति तथा भूमि का समाजीकरण प्रभुत्व की कृषि नीति का लक्ष्य है। दिस इज द एम ऑफ कृषि विप्लव। होगा ही, किंतु अभी नहीं होगा ये, जब अपनी सरकार बनेगी प्रोटेस्टेंट की तब होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो ये जो पहला दूसरा मैंने बताया ना, वहां तक हो सकता है, इसको अभी नहीं छेड़ना है। हाँ, हमारे दोस्त सब दूर चले जाएंगे, लेकिन असली रिवॉल्यूशन कृषि के क्षेत्र में यही है। सुनिए, पहले चरण में क्या होगा, 3 पॉइंट्स है, तीनों में, चारों चरणों में। अनार्थिक भूमि के स्रोत को आवश्यक रूप से सहकारिता के अंदर लाना। 2 तरह की भूमि होती है कृषि भूमि, एक होती है आर्थिक मतलब उपजाऊ, और दूसरी होती है अनार्थिक मतलब बंजर भूमि। या उगता नहीं है, या थोड़ा बहुत उग सकता भी है तो हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, अनप्रोडक्टिव, अनार्थिक मतलब अनप्रोडक्टिव। तो जो प्रोडक्टिव है उसमें तो प्रोडक्शन हो रहा है, अरे जिसमें नहीं हो रहा है उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसकी चिंता पहले करनी चाहिए। बात समझ में आया? अरे खा पीकर जो सुखी है वो तो है, पहले किसको देना है, उसको जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आया बात समझ में? हाँ, तो अनार्थिक को पहले कोऑपरेटिव में लाना। भूमि का स्वामित्व पूर्ववत रहेगा, जितनी जमीन जिसके पास में है, जिसके नाम से है, उतनी वो पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाभ का परसेंटेज
लाभ का 25% काम के आधार पर तथा 75% स्वामित्व के आधार पर बांटा जाएगा। जो लेबर काम करेगा उसको 25% और जो मालिक होगा उसको 75%। ये पहला चरण हुआ। अब दूसरे चरण में देखो, सभी कृषियों की भूमि, पहले नॉन प्रोडक्टिव लिया, अब प्रोडक्टिव, दोनों आ गया, आर्थिक अनार्थिक दोनों। सभी कृषियों की भूमि आर्थिक और अनार्थिक दोनों को आवश्यक रूप से सहकारिता के अंदर लिया जाएगा। अभी भी भूमि का स्वामित्व पूर्ववत रहेगा, भूमि का स्वामित्व जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है। दादाजी कौन आए हैं? और लाभ का दूसरे के अंदर जा रहे हैं। लाभ का 50% काम के आधार पर और 50% मालिकाना के आधार पर, 50-50 हो गया। अभी भी गांव घर में जो बटाई से देते हैं तो 50-50 है, होता है ना? हाँ, तो यहां तक है। अब तीसरे चरण में क्या होगा? सहकारिता की चकबंदी तथा मानकीकरण किया जाएगा। सहकारिता माने कितना एरिया होगा उस कोऑपरेटिव में, उसकी चकबंदी होगी। अच्छा, भूमि का स्वामित्व निम्नलिखित 2 नीतियों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से पूर्व नियोजित तरीके से होगा। एक परिवार चलाने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा, 5 लोगों का एक छोटा परिवार है, उसके लिए कितनी जमीन की जरूरत है उतनी भूमि उसके नाम से होगी। या फिर दूसरा है, एक किसान के कृषि कर सकने योग्य भूमि की मात्रा, एक किसान कितनी भूमि कर सकता है, समझ गए? इसकी मालकियत, बाकी सब छट जाएगी। और लाभ का यहां बदल गया। लाभ का 75% काम के आधार पर, लेबर को 75% और मालिक को 25%। एक तरफ बढ़ता जा, दूसरी तरफ। ये तीसरा पॉइंट बड़ा खतरनाक है। सब विरोध करेंगे अभी जो है। हाँ। अब चौथे में देखिए पूरा रिवॉल्यूशन आ गया। कृषि संबंधी समस्त वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण पूर्णतः सहकारिता प्रणाली के नियंत्रण में होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। उत्पादन और नियंत्रण मतलब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, ये सब चलेगा कोऑपरेटिव में। भूमि का स्वामित्व खत्म, 100% लाभ काम के आधार पर दिया जाएगा। मालिक तुझे जो मंजूर है तू कर, तू दुकानदारी करता है दुकानदारी कर, तू इंजीनियर है इंजीनियरिंग कर, काम करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन को किसान बनने की क्या जरूरत थी? जाकर खेती करेगा। लिया है उसने, कहा? यूपी में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब अपना अपना फार्म बनाते हैं। ले रहे, सब ले रहे। दिल्ली में जहां पर हम लोगों का आश्रम है, बाबा क्वार्टर, वहाँ आजू-बाजू सारे फार्म हाउस और सारे पूंजीपतियों के, जो पैसा छिपा नहीं सकते, हाँ, और मैंने दिखा नहीं सकते सरकार को, सरकार से छिपाने के लिए सब। क्यों भला? क्योंकि कृषि पर कोई टैक्स नहीं है। मूर्खामी सरकार की, कोई टैक्स नहीं है। दिखाते हैं हमको कृषि से इतना आया है, उस पर टैक्स ही नहीं है, तो सीधा बैंक अकाउंट में रहता है, तो कृषि से आया है, दिखाता है कृषि से आया है, ये कृषि किया मैंने, ठिंगा दिखाता है सरकार को। इसलिए ये सब नहीं होगा, मालकियत नहीं रहेगी किसी की, समझिए? तो ये रिवॉल्यूशन है। अब सहकारिता, ये सब में आप लोगों ने सहकारिता शब्द बहुत बार सुना है। इस सहकारिता का आधार स्तंभ क्या होगा? आधार क्या होगा ताकि सहकारिता फेल नहीं हो सके? सरकार ने तथाकथित सहकारिता को बहुत बार चलाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्यों? उसका कारण क्या है बताइए? समवाय के संबंध में अनेक लोगों के मन में अनेक प्रश्न हो सकते हैं। कारण आज अधिकांश देशों में समवाय असफल हुआ है। कारण समवाय की सफलता के जो अपरिहार्य तत्व है उनकी सृष्टि अधिकांश देशों में नहीं कर पाए हैं। समवाय की सफलता के लिए मूलतः 3 तत्वों पर निर्भर करती है। समवाय की सफलता 3 तत्वों पर। वो 3 तत्व क्या है? नीतिवाद, नैतिकता, जितने भी लोग हो उसमें काम करने वाले ईमानदार हो। मॉरलिटी, नंबर 1 मॉरलिटी, मॉरलिटी इज द बेस। कड़ा अनुशासन, निगरानी,
स्ट्रिक्ट अनुशासन, कड़ी निगरानी होगी, सुपरविजन कड़ा होगा, कोई इधर उधर हिल नहीं सकता, गड़बड़ नहीं कर सकता। आज निगरानी नहीं है, इसलिए तो भारतवर्ष का पैसा स्विस बैंकों में जाकर के जमा हो जाता है। निगरानी, कड़ी निगरानी होगी। और तीसरा है लोगों की सब हृदय स्वीकृति, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक होल हार्टेडली, अपनापन लगना चाहिए, उसी से समझ गए ये। उपरोक्त तीनों तत्व जहां जिस मात्रा में होते हैं, समवाय की सफलता उसी मात्रा में मिलती है। एग्जाम्पल, जैसे इजराइल, ऊपर से गिरने वाला एक बूंद भी समुद्र में नहीं जाने दे रहा है। कौन? इजराइल। और हमारे देश में गिरता हुआ बरसात का पानी 90% समुद्र में चला जाता है। इसलिए मालिक ने क्या कहा है? जगह जगह तालाब बनाओ, जगह जगह कुएं बनाओ, समझ गए? जगह जगह पानी को संचित करो, जाने मत दो समुद्र को। सारे नदियां नालों को जोड़ो एक दूसरे से। जो नदी सूख जाती है उसमें जो गीली नदी होती है उसका पानी भेजो। नहीं हुआ। अटल बिहारी जी ने ये स्लोगन दिया था, लेकिन फेल हो गए हमारे बिहार में। लेकिन नीतीश ने कर दिखाया, गंगा का पानी गया में ले गया। गया में सूखा पड़ता है, बहुत गर्मी, गया जैसी ठंडी और गर्मी कहीं नहीं मिलेगी आपको सारे बिहार में। ये नदियां नाले, इसके पहले मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, जब राजा लोग थे तो क्या बोला था मैंने? नदी नाले जोड़ करके सिंचाई की व्यवस्था करते थे। आपने बीज तो बोया, किंतु उसमें पानी नहीं है, खाद नहीं है। अरे खाद दोगे तो पानी तो देना ही पड़ेगा ना। तो सिंचाई की व्यवस्था प्रथम है। तो ये नदियां नाले जोड़ जोड़ करके वो जो है आजकल बांध बांधते हैं, नहर से पानी देते हैं, यही नाले हैं, समझिए। तो बड़ी बड़ी नदियां इस वक्त बड़े बांध नहीं बांधना है, छोटे छोटे बांध बांधना है, चेक डैम जिसको बोलते हैं, और सराउंडिंग एरिया में सिंचाई की व्यवस्था करनी है। ये प्राउड की नीति है। बड़े बड़े बांध बांधने की नीति प्राउड के खिलाफ है। उसमें गांव उड़ जाते हैं, जमीन डूब जाती है। ऐसा नहीं करना है, जमीन डूबने वाला काम नहीं करना है, ऊंचा जमीन को डुबाना नहीं है हमें। जितना छोटा छोटा बांध बांधेंगे, जितना पानी रह सकता है वहां पर रोक सकते हैं उतना रोकेंगे और उसको सप्लाई करेंगे। तो ये है समवाय के लिए। मनुष्य को उत्साहित करने के लिए पहले कुछ सार्थक नमूने तैयार करने चाहिए। जानते हैं, सच बताऊं, मालिक की इच्छा थी आनंद नगर सारी दुनिया के लिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि सारी दुनिया आनंद नगर जाकर के देखे और सोचे काश ऐसा हमारे यहाँ भी होता। दादा रघुनाथ जी जब तक जीवित रहे पत्रकार पूछते थे, रघुनाथ दादा यही सारे पत्रकारों के बीच में जब पेश करते थे तो पत्रकार पूछते थे कोई एग्जाम्पल है, कोई नमूना है? हाँ है ना, आनंद नगर जाकर देखिए आप। वहां पर ये बात अच्छी है कि नदी में धरम बंधा है, नदी के किनारे सारे पेड़ पौधे हरियाले है, वहां पर लोगों को उत्थान भी हुआ है। लेकिन बाबा जिस तरीके से चाहते थे, जहां जहां बाबा ने शायर माने ताला बनाने के लिए कहा, जहां इंडस्ट्री बनाने के लिए कहा, न वहां तालाब बना न वहां इंडस्ट्री बनी। कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका। अच्छा काम हो रहा है ये, कब तक चलता रहेगा ऐसा? आगे नहीं बढ़ूंगा बस। लेकिन बूढ़ा बच्चा रोता है। मैंने बहुत समय दिया आनंद नगर के लिए। मालिक कहता था आज रात को 12 बजे तक ये मकान बनना है। मेरी पोस्टिंग केरला में हुआ करती थी, लेकिन डेपुटेशन पर मुझे वहां भेजा जाता था। महीनों वर्षों मैंने वहां बिताया है। और रात को क्या बोलते उसको, गैस बत्ती जला करके उस गैस बत्ती में हम काम करते थे। और मेरा मौला आज अपनी गाड़ी से जाकर के देखता था, खड़ी रख करता था गाड़ी और बोलता था वाह काम चल रहा है। टारगेट देता था। इसको कहते निगरानी, स्ट्रिक्ट निगरानी, सुपरविजन। बोलने से काम चलेगा नहीं, बोला है ना तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा।
बाबा हमेशा टोकते थे, पीछे पड़े रहते थे, तब जाकर के काम होता था। ये करना पड़ेगा। तो सिंचाई के लिए हम लोगों को बाबा ने मास्टर यूनिट दिया है। मास्टर यूनिट, अब ये मास्टर यूनिट का क्लास नहीं है मेरे पास में, मास्टर यूनिट का ऐसा पुलंदा बना हुआ है। एक मास्टर यूनिट में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कभी बोलोगे तो मैं लाऊंगा अपना पुलंदा और आप लोगों को परसूंगा। सच कहता हूँ, मेरी बहुत तमन्ना होती है लगाड़े दादा कि मैं पुनः आता हूँ तो यहाँ मैं वर्कशॉप करूँ, लोगों को नई नई जानकारी दूं। लेकिन लोग घास ही नहीं डालते, इच्छा ही नहीं प्रकट करते कि कुछ जानना है, कुछ करना है। तो मैं क्या करूं? अरे मेरे पास तो खाना है, तू खाना नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती घुसाऊं? की ड्यूटी की वजह से आया है। ये बातें हैं। तो ये एक जस्ट शुरुआत है, ये समझे ना जो भी बता रहा हूं मैं, इसके आगे बहुत कुछ हमको करना है, अपने रिसर्च करना है। तो ये अब इसमें पर्टिकुलरली किसी के लिए देना है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मशीन स्टेशन, कार्य योजना, जल सिंचन की उपयुक्त व्यवस्था, अच्छे बीज, अच्छे खाद, कीट पतंगों से रक्षा की पद्धति, नाना प्रकार के उपाय, बीज, खाद, दवा, पानी, बिजली, यातायात, भंडारण की सुविधा आदि आदि करना पड़ेगा। तब जाकर के ये सारा बढ़िया से हो सकेगा। ठीक है ना? एक एक पॉइंट को ही अगर मैं डिटेल में बताना चाहूंगा ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, 10 मिनट बाकी रह गया। चलिए, कृषि का आधुनिकीकरण कैसे करेंगे? आधुनिकीकरण, देखिए हर चीज का आधुनिकीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो कृषि में क्यों अटका पड़ा है? अभी तक ये खेत क्या बोलते गाँव में, देहातों में क्यों बैलों से खेती हल से की जाती है? क्यों नहीं ट्रैक्टर से जोत होती है? जो बड़े बड़े खेत है वो करते हैं, होने लगी ना। हाँ, लेकिन इसको कंप्लीटली हमको ट्रैक्टर पर आधारित करना पड़ेगा। अब सुनिए, मैं एक एक पॉइंट बोलता हूं। कृषि और शिल्प की सर्वाधिक आधुनिकीकरण आवश्यक है। इस आधुनिकीकरण के फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि में सुविधा होगी, जैसे ट्रैक्टर। इससे मिट्टी की ऊपरी भाग नीचे और नीचे का अंश उलटकर ऊपर आ जाता है। ट्रैक्टर के जुग से ऊपरी भाग उर्वरता से कम होता है, जबकि नीचे की मिट्टी उर्वरता से अधिक होती है। इससे उत्पादन में वृद्धि सहायता मिलती है, उत्पादन में वृद्धि करने में। ठीक है, वो हल से नहीं होता है। किसानों को बैलों की जरूरत नहीं रहेगी। बैल रखने के लिए साल में 6 महीने बिना काम के ही उसको पालने का झमेला होता है, खर्च वहन करना पड़ता है। एक ट्रैक्टर 8 जोड़े बैल के 16 बैलों के बराबर एक ट्रैक्टर होता है। आधुनिक यंत्रों का व्यवहार करने से भूमि पर अधिक लोगों का दबाव न पड़ेगा। उन बाकी बचे हुए लोगों को दूसरे काम में लगाकर देश की उन्नति की जाएगी। समवाय का काम कम लोगों के द्वारा किए जाने से मजदूरी के लिए जो खर्च होता है वह बचेगा। घरेलू औरतों को खेत में जलपान, भोजन, प्रभुति, भारी भारी काम करने से मुक्ति मिलेगी। मुझे पता है, मेरी मम्मा 4 बजे उठती थी और खेत में जो लेबर लोग काम करने के लिए आते थे उनके लिए खाना बना करके माथे पर ढो करके ले जाती थी और उनको खिलाती थी। करते थे ना गाँव में, अभी भी कहीं पर होता है। समझ, यह सबसे मुक्ति मिलेगी। यंत्रीकरण के फलस्वरूप शहर और ग्रामों में भी संपर्क स्थापित होगा। हाँ, प्रभुत्व की कृषि व्यवस्था में दलालों या मध्यवर्गीय का कोई स्थान न होगा। वे दूसरों को जमीन देकर खेती करवाकर फसल लेते हैं। हाँ, जैसे जमींदार, जोतदार, ये सब कोई नहीं रहेगा। समझ गए ना? प्रभुत्व की समन्वित खेती, आधुनिकीकरण करना है। समन्वित खेती माने क्या? खेती का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, एक एक इंच का हो। प्रभुत्व के अनुसार समन्वित खेती के माध्यम से एक एक इंच भूमि का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। न केवल जमीन की ऊपरी सतह का बल्कि निचले भाग का भी मिश्रित फसलों के माध्यम से। उदाहरण, जमीन के नीचे मूंगफली तो ऊपर तिल की खेती, तिल ऊपर और मूंगफली नीचे। जमीन में आलू नीचे तो भिंडी। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उतनी ही जमीन के लिए जो जरूरत कर सकते हैं वो सब करने का। ठीक है। प्रभुत्व के अनुसार मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य के भीतर सुसुप्त संभावनाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। ठीक है। अब प्रभुत्व की आदर्श प्रणाली क्या होगी? खेती की आदर्श प्रणाली। आदर्श कृषि प्रणाली में कृषि, बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम के कीड़ों की कृषि,
पालन, कीड़ों का पालन, लाख उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दूध उत्पादन, पशु पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ऐसे अनेक उद्योग कृषि से संबंधित होंगे। पहले होते थे गांव घर में, आजकल नहीं हो रहे हैं। कृषि के कार्य अंतर्गत कुटीर उद्योग, ऊर्जा उद्योग, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पन बिजली ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायवीय ऊर्जा, अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक वनीकरण और जल संरक्षण आदि आते हैं। बाहरी स्रोतों पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर होना कृषि का लक्ष्य होना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। यदि प्रभुत्व के उपरोक्त सभी पक्षों को कृषि कार्य में लागू किया जाए तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र में समस्त समस्याएं भी हल हो जाएगी। साथ ही किसानों तथा देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परमपिता बाबा की समय पर खत्म किया, 5 मिनट पहले खत्म किया, ठीक है। मेरे पास में जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा दार्शनिक हुए हैं, वो अभी नहीं रहे हैं लेकिन बहुत फेमस हुए हैं। उनको ओशो के नाम से जानते हैं। ओशो का नाम सुना है? क्या उसका हेडक्वार्टर है? पुणे में भी है। अरे पुणे में हेडक्वार्टर है, अभी भी है कि नहीं है? कौन सा पार्ट बोलते हो सो? पार्क है, हाँ कोरेगांव पार्क, कोरेगांव पार्क। ये गुरु बनने के पहले वो लेक्चरर थे। जब वो लेक्चरर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी में तो वो आनंद मार्ग जी थे, आनंद मार्ग की दीक्षा लिए थे। और जो स्टूडियस लड़का होता है या व्यक्ति होता है वह क्या करता है? जो सामने आता है पढ़ता है, अध्ययन करता है और फिर अपने जीवन में उतार करके उसका प्रयोग करता है। अपने स्टूडेंट को जब वो पढ़ाते थे तो किताब की बात आधी होती थी और आधी उनके अनुभव की बातें बताते थे, इसलिए वो फेमस होते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते थे तो उनका क्लास करने के लिए, उनका अध्ययन सुनने के लिए विदेशों से दार्शनिक आते थे। वाय ये विद्वान आधी बात अपनी किताब की पढ़ाता था, आधी बात अपने अनुभव की फीड करता था। सच बताऊं कि बूढ़ा बच्चा यहाँ जो बैठा है ना, जिसकी अपनी बात रह गई, परमपिता बाबा की मैंने आधी बात बता दी किताब की बात आधी ने पूरी बता दी, लेकिन मेरे क्लास के हिसाब से जो मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना था वो मैं नहीं दे पाया। कभी समय मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये 8 पेज का है, ये समझे ना? तो आप लोग इसको अपने अपने मोबाइल पे कर लीजिएगा या फिर कोई खींच करके इसका पीडीएफ बना लीजिए। इसको इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं रहूं न रहूं, लेकिन आपका सोचने का रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा आपके चिंतन का। और इसको पढ़ने के लिए फिर आप इसको देखिएगा ना तो धीरे धीरे आपके मन में आएगा। थोड़ा देखें ना प्रभुत्व में भी क्या लिखा हुआ है, बाबा ने और डिटेल में दिया होगा। इसमें ये क्या बोलते हैं, मास्टर यूनिट कृषि के रिवॉल्यूशन का केंद्र बनना बाबा चाहते थे। रिवॉल्यूशन का, कृषि रिवॉल्यूशन का केंद्र बिंदु होगा वो। अब वो रिवॉल्यूशन लाने के लिए हमारे मास्टर यूनिट में क्या क्या होना चाहिए ये हम सबको जानना जरूरी है। तभी लोगों को हम बता सकेंगे ना कि दिस इज अवर प्लानिंग, ये हमारा कार्य, दिस इज अवर लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा एक्शन प्लान है भविष्य का। बोलो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है तो साथ दो ना, आओ ना साथ में। मास्टर हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो लगाटे दादा, सच कर रहा हूं मैं, मेरा स्पिरिट तो यही है। अभी हम लोग इस छोटे से बंद कमरे में ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे मार्गी नान मार्गी होते हैं, सबके संपर्क में होते हैं, और कभी उनको बोलेंगे कि देखो जो कृषि में इंटरेस्ट लगते हैं उनको, कृषि वालों को कृषि की चर्चा के लिए
उद्योग वालों को उद्योग की चर्चा के लिए, शिक्षा वालों को शिक्षा की चर्चा के लिए ऐसे बुला बुला करके हम वर्कशॉप करेंगे तो बोलो मेरे मालिक के मिशन का काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिस इज व्हाट ही वांट्स। आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं इस समाज वालों को बोल बोल के थक गया, लेकिन कोई सुनता नहीं। प्राउड डिपार्टमेंट में ये बूढ़ा है जो बाबा के समय के आरडीएस अटेंड किया हुआ है, बाकी सब नए हैं। नए लोग नहीं जानती पुरानी बातों को। मैं उनको बोलता हूं कि देखो, बाबा ने एक प्रोग्राम दिया था समाज वालों को। वो प्रोग्राम क्या है? शैडो अपोजिशन। नाम सुना है आप लोगों ने कभी? शैडो अपोजिशन, व्हाट इज दिस? नोबडी नोज। बाबा के जमाने के, आदम जमाने के मार्गी भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं व्हाट इज दिस शैडो अपोजिशन। उदाहरण देता हूं मैं, नेताजी के नाम से इस दुनिया में एक ही व्यक्ति जाना जाता है, उसका नाम है सुभाष चंद्र। भारतवर्ष का तिरंगा उसने पहली बार भारतवर्ष की धरती पर फहराया था अंडमान निकोबार में 31 दिसंबर 1943। और उस समय उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक सरकार बनाई थी। उस सरकार में राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस और मिलिट्री का क्या बोलते उसको, जनरल सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्र भारत का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला राष्ट्रपति नाम अगर किसी का आना चाहिए तो उसका आना चाहिए। मैं बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लाएंगे। क्या खाक लाओगे? तुम तो खाली अपने लोगों का इतिहास आगे ला रहे हो, और ये छिपा पड़ा इतिहास है जो असली है, उसको कहां तुम उजागर कर रहे हो? जैसे ये हमारा इतिहास जो मैंने जिसकी झलक मैंने आपको दिखाया, ये इतिहास कहां खोज करके ला रहे हो? तुम लॉलीपॉप खिला रहे हो, उल्लू बना रहे हो। इतने मत बुलवाइए मुझसे, अब तो मेरा शुरू हो रहा है टेप रिकॉर्ड, नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो सरकार बनाई, दैट वाज शैडो अपोजिशन, दैट वाज। मेरे मौलाना ने हर क्षेत्र के लिए नई बात दिया है। कृषि के लिए कृषि की नई नीति दिया है, उद्योग के लिए उद्योग नीति दिया है, शिक्षा के लिए शिक्षा नीति दिया है, समाज के लिए समाज नीति दिया है, रोजगार के लिए रोजगार नीति दिया है। हर क्षेत्र में नया व्यवस्था दिया है। इसलिए हर क्षेत्र में नया आदमी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज शैडो अपोजिशन। आज अगर हम सरकार बदल देना चाहते हैं तो कौन होगा राष्ट्रपति, कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन होगा गृह मंत्री, कौन होगा शिक्षा मंत्री, कौन होगा कृषि मंत्री? दिस इज शैडो अपोजिशन। तैयार होना चाहिए। इस जिले का जिला अध्यक्ष क्या बोलते हैं? जिला, अरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी, ठीक है ना? जिलाधिकारी भी ये क्यों कर रहा हूं मैं? हर डाल पे उल्लू बैठा है, हर डाल पे उल्लू बैठा है। इसलिए अगर हमें उल्लू का राज नहीं चाहिए तो हर कुर्सी के लिए नया आदमी का क्रिएशन करना पड़ेगा। बाबा का एक सेंटेंस बोल करके मैं खत्म करूंगा। बाबा ने कहा, वोट देने का अधिकार, प्रौद की बात, प्रौद का क्लास है, प्रौद की बात बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं अपने आप समझ जाना। बाबा ने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल सद्विप्रों को होगा तो स्वर्ग, कल्पना का स्वर्ग और व्यवहार की धरती दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स हो रहा है बर्बादी पुलिसता के लिए एक ही उल्लू का काफी। उल्लू बैठा है, क्या होगा? बिल्कुल। इसलिए लगाटे दादा, अब मैं भी नहीं करूं चाहूंगा कि हम लोग XYZ की इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर के उनकी खामियां दिखा दें।
सब एक ही माला के मणि है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, एक ही माला के मणि है। देखिए, कुछ लोग पूंजीवाद को लेकर के राज करते हैं, कुछ लोग साम्यवाद को लेकर के राज करते हैं, और कुछ लोग किसको लेकर के, तीसरा कौन सा है, कौन सा वाद है तीसरा, मतवाद। अरे इशारा काफी है समझने वाले को, इतना इशारा कर दिया मैंने। इसलिए न साम्यवाद की चलेगी, न पूंजीवाद की चलेगी, न मतवाद की चलेगी। हमें कौन सा वाद चाहिए, नव्य मानवतावाद, नव्य मानवतावाद। इसलिए बी न्यू ह्यूमनिस्ट, क्रिएट न्यू ह्यूमनिस्ट, बी प्राउडिस्ट, क्रिएट प्राउडिस्ट, बी सद्विप्रद, क्रिएट सद्विप्रद, ये हमारा स्लोगन होगा। ठीक है, धनंजय बाबा की। ये अगर